हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज समीक्षा अधिकारी के बैच में फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके पहले आपको पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के विषय में चर्चा हो चुकी थी। तो आज जो है फ्रांसीसी और कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, फ्रांसीसी कंपनी भी या जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, इनका भी वही उद्देश्य था जो पहले पुर्तगालियों और डचों और अंग्रेजों का था। फ्रांसीसी भी उसी उद्देश्य से भारत में आए थे और 1664 ईस्वी में लुई 14वें वहां के शासक थे। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई। उस कंपनी का नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी भाषा में जो इसका नाम था, जिसको कहते थे कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस। ये देखिए, इस कंपनी पे आप लोग विशेष गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। अक्सर जो है डच और फ्रांसीसी कंपनी के विषय में पूछा जाता है कि इनकी कंपनी का क्या नाम था। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, उसका नाम जो है ये था, देख लीजिए, कंपेन देश इंडसे ओरिएंटलेस। हाँ, कंपेन देश इंडसे ओरिएंटलेस इनका नाम था। इन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी और फिर ये कंपनी ये भी जो है भारत आती है व्यापार करने के लिए। तो ये भी जो है सबसे पहले इन्होंने भी अपना ब्रिटिश लोगों की तरह सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, ये देखिए फ्रांसिस कैरो है, इन्हीं के नेतृत्व में सूरत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी खोली गई। तो इसमें जो है वही, इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वही पूछते हैं कि फ्रांसीसियों की कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठी थी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में व्यापारिक कोठी खोली गई। दूसरी फैक्ट्री इनकी जो है स्थापित हुई मछलीपट्टनम में 1669 में। 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री जो खोली गई वो मछलीपट्टनम में, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। यहाँ जो फैक्ट्री खोली गई उसको गोलकुंडा के सुल्तान से जो है अनुमति लेकर के खोली गई। ये दक्षिण की तरफ हो गया और ये जो है पश्चिमी भारत की तरफ हो गया। फिर तीसरा जो है इनकी जो कंपनी खोली जाती है वो 1673 ईस्वी में बालीकोंडापुर के एक सुल्तान थे, ये भी दक्षिण साइड में थे, और उनसे लेकर के पांडिचेरी में जो है कारखाना खोला गया। ये पांडिचेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। पांडिचेरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पांडिचेरी जो है यहाँ तीसरा खोला गया, कब? 1673 ईस्वी में। फिर 1674 ईस्वी में आप लोग देखिए चंद्रनगर को प्राप्त किया गया। ये चंद्रनगर में यहाँ जो है फ्रांसीसी बस्ती बसाई गई। ये बंगाल के सूबेदार द्वारा दिया गया था फ्रांसीसियों को, जहां पर इन्होंने जो है फ्रांसीसी बस्ती बसाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए 1701 ईस्वी में पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनता है। हमने आपसे भी बताया था कि पांडिचेरी का बहुत ज्यादा महत्व है। अब आप देख लीजिए, अब इसके आगे भी और बताएंगे। तो 1701 ईस्वी में जो है पांडिचेरी को फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनाया गया और इसके निदेशक मार्टिन बने। तो ये लोग, आप लोग दिमाग में इसको बैठा लीजिए, या तो परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों का मुख्यालय कौन था या किसको बनाया गया था। तो पांडिचेरी को बनाया गया था। और इसके महानिदेशक कौन बनाए गए? मार्टिन को बनाया गया। ये देखिए मार्टिन, ये। और पांडिचेरी का देखिए, पांडिचेरी का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा था, उस समय पांडिचेरी सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। क्योंकि पांडिचेरी सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ऐसी पांडिचेरी को प्राप्त करने के लिए अनेकों युद्ध हुए, जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है। और दूसरी चीज ये था कि
पांडिचेरी में ही जो है फ्रांसीसी भी अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे और ब्रिटिश भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो अब दूसरी चीज आपको ये यहाँ पे एक बात और चर्चा कर दिया जाए कि जो फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो शुरुआत में इन्होंने तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया, अपना व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ के व्यापार के अलावा यहाँ की राजनीति में भी इंटरेस्ट लेने लगे, इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। उसके पीछे कारण ये था कि भारत में जो भी गतिविधियां होती थी वो यूरोप को देख करके होती थी। चूंकि ये लोग यूरोपीय कंपनी थी, तो यूरोप में आपस में जब संघर्ष होता था तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता था जो है। तो इसीलिए जो है पांडिचेरी का जो है बहुत ज्यादा जो है महत्व बढ़ गया था, क्योंकि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्व था। अब आते हैं इसी पांडिचेरी पे और कर्नाटक पे वर्चस्व स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में आपसे चर्चा कर दिया जा रहा है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के, ये देखिए, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये 1746 से लेकर के 48 ईस्वी। ये जो कर्नाटक युद्ध होते हैं, पहले इसको आप समझिए, जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ये कर्नाटक में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए युद्ध हुआ था। और इसमें 2 कारण मान सकते हैं आप जो है। एक तो जो है यूरोप के आपस में संघर्ष थे, क्योंकि उस समय यूरोप में जितने देश थे वो जितने भी विकासशील देश थे, जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ ये लोग अपनी हर यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे अपनी कॉलोनी बसाना चाहते थे। तो भारत में भी वही था कि अपनी कॉलोनी वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो इसके लिए भी जो है यहाँ युद्ध होते रहे हैं। और दूसरा, यहाँ के तत्कालिक आपस के जो शासक थे उनमें आपस में गद्दी को लेकर के बैंडक्स भी हुआ था। तो ये दोनों कारण जो है कर्नाटक युद्ध में शामिल है। तो जो कर्नाटक युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये 1746 से लेकर 48 ईस्वी, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समरी बता दिया जाए। 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। इसका तत्कालिक कारण यह था कर्नाटक युद्ध का कि इसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पे अधिकार कर लिया गया था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पे अधिकार कर लिया गया था। और ये जो अंग्रेजों में उस समय सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कैप्टन बर्नेट थे। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के जहाज पे अधिकार कर लिया जाता है। और उस समय डुप्ले जो है ये फ्रांसीसियों के थे। तो डुप्ले ने अपनी सैनिक कुशलता को दिखाते हुए अंग्रेज गवर्नर मोर्स थे उस समय, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें क्या होता है कि फ्रांसीसियों की विजय होती है और डुप्ले की जो है मतलब काफी तारीफ भी होती है। दूसरा क्या था, ये तत्कालिक कारण था जो मैं आपको बताया। दूसरा इसका जो कारण था कि कर्नाटक को लेकर के जो आपस में शासक थे वहां के, उसमें संघर्ष हो रहा था, अंदरूनी संघर्ष हो रहा था। तो जैसे कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन थे, तो ये अनवरुद्दीन से इनका फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। तो अनवरुद्दीन अंग्रेजों को समर्थन करते थे, ब्रिटिश लोगों का गुटबाजी एक प्रकार से हो गया था। अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सेना के साथ जो है फ्रांसीसियों पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और उस समय क्या हुआ कि कैप्टन पैराडाइज थे जो है, ये कौन थे, ये थे फ्रांसीसियों के। तो कैप्टन पैराडाइज ने सेंट थोमे का युद्ध यहीं पे हुआ था। तो सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को जो है पराजित कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि फिर इसमें डुप्ले की जो है जीत होती है, विजयी होते हैं। और यह युद्ध जो है समाप्त होता है जब यूरोप में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया में जो युद्ध हो रहा था, तो वहां पे एक्स-ला-सैपल की संधि होती है। और उस एक्स-ला-सैपल की संधि के बाद जो है वहां पे युद्ध विराम हो जाता है और उसका प्रभाव भारत में भी होता है। तो यहाँ भी युद्ध विराम हो जाता है, जिससे प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आइए आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जैसे क्या था इधर प्रथम कर्नाटक युद्ध में कि ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध था।
अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज में अधिकार कर लिया था, ये कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में, और फ्रांसीसियों में कौन थे? पैराडाइज थे। तो पैराडाइज क्या करते हैं, अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उस समय फ्रांसीसियों की नौसैनिक शक्ति भी मजबूत थी जो है। तो ये इस समय फ्रांसीसियों का समुद्र में ब्रिटिश लोगों से ज्यादा वर्चस्व स्थापित था। तो पैराडाइज इसमें सफल होते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि इसमें जो नेतृत्व मिलता है वो डुप्ले को मिलता है। तो इसमें इस युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की जीत होती है और डुप्ले की जो है काफी तारीफ होती है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे कर्नाटक युद्ध की चर्चा करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए। देखिए, पहला युद्ध तो आपको बताया कि तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज पे अधिकार कर लिया था, मतलब समुद्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए था। उधर कर्नाटक में आपस में जो है, जो नवाब थे, शासक थे, उनमें आपस में संघर्ष था। दूसरा कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या था कि नवाब के पद को लेकर के आपस में संघर्ष हो गया। तो एक तरफ थे चंदा साहिब, जो कर्नाटक में अपनी दावेदारी करते थे, और चंदा साहिब ने डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया जो है, मतलब डुप्ले जो थे वो चंदा साहिब को समर्थन देते थे। और दूसरी ओर क्या था कि मुजफ्फर जंग को जो है, डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग जो है, किसको? दक्कन की सूबेदारी के लिए जो है मुजफ्फर जंग को समर्थन करते थे। मतलब दक्कन के अंतर्गत कर्नाटक आता था, तो कर्नाटक की नवाबी और दक्कन की सूबेदारी, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। एक तरफ दक्कन था और दूसरी तरफ क्या था? कर्नाटक। चंदा साहिब को, ध्यान से सुनिएगा, चंदा साहिब को डुप्ले का समर्थन प्राप्त था। किसके लिए? कर्नाटक की नवाबी के लिए। और दूसरा क्या था? दक्कन की सूबेदारी के लिए जो है डुप्ले किसको समर्थन कर रहा था? मुजफ्फर जंग को कर रहा था। इतनी बात हमें लगता है समझ में आ गई। तो मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहा था, ये चाहता था कि दक्कन के सूबेदार बने मुजफ्फर जंग। उसके बाद क्या होता है कि सन 1749 ईस्वी में चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन को जो है मार देता है, और मुजफ्फर जंग जो है, मतलब ये कर्नाटक की नवाबी के लिए चंदा साहिब जो है, युद्ध होता है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब में। चंदा साहिब क्या करते हैं? अनवरुद्दीन को मार देते हैं। और दूसरी क्या? दक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग जो है वो नासिर जंग से युद्ध होता है, जिसमें मुजफ्फर जंग की हार हो जाती है और नासिर जंग की जीत हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो है मुजफ्फर जंग जो है दक्कन के जो है सूबेदारी उनको मिल जाती है। और इसी युद्ध में जो है पहली बार जो है भारत में रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से आते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि 1751 ईस्वी में फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं, और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया भी उन्होंने। और इसके बाद चंदा साहिब की हत्या कर देते हैं वो, क्योंकि चंदा साहिब किसके समर्थन में थे? फ्रांसीसियों के समर्थन में थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? ब्रिटिश थे।
तो रॉबर्ट क्लाइव की सैनिक मतलब प्रतिभा जो है वो डुप्ले से ज्यादा अच्छी इस युद्ध में साबित हुई। तो उसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव विजयी होते हैं और जो है चंदा साहिब को मार देते हैं। तो इसी युद्ध में जो है डुप्ले की बहुत आलोचना होती है और इसी युद्ध से धीरे धीरे फ्रांसीसियों का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया। अब आते हैं हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध पे चर्चा करते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 1757 से लेकर के 1763 तक यह युद्ध लड़ा गया। इसमें क्या था, इसमें भी वही दो कारण थे। तत्कालीन कारण इसका यह था कि क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल पर चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया जाता है। जिस प्रकार दक्षिण भारत में पांडिचेरी का बहुत ज्यादा महत्व था, उसी प्रकार जो है पूर्वी भारत में चंद्रनगर का भी बहुत ज्यादा महत्व था। तो चंद्रनगर को भी प्राप्त करने के लिए वर्चस्व मतलब संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। तो करते क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दोनों मिलकर के चंद्रनगर पर अधिकार कर लेते हैं और इस लड़ाई का जो मतलब इस संघर्ष की जो निर्णायक लड़ाई होती है वो निर्णायक लड़ाई वांडीवास युद्ध के रूप में समाप्त होती है। और यह वांडीवास युद्ध देख लीजिए, वांडीवास के रूप में समाप्त होती है। ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में। 22 जनवरी